Unbalanced transportation problem. A necessary and sufficient condition for the existence of a feasible solution is the total demand must be equal to total supply. That means कि अगर आपका टोटल नंबर ऑफ जो डिमांड है वो टोटल नंबर ऑफ सप्लाई के इक्वल होगी तो ही हम उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड इक्वल नहीं हुआ तो उस तरह का प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं. तो इस तरह के प्रॉब्लम में दो तरह के केस आपके सामने आ सकते हैं. एक तो कि जब डिमांड कम हो और दूसरा जब कि जो है सप्लाई कम हो. दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो डिमांड कम होगी या फिर सप्लाई कम होगा. तो इस तरह अगर डिमांड कम है तो हमें क्या करना है और सप्लाई कम है तो हमें क्या करना है, ये हम देख लेते हैं कि केस 1 बन रहा है, इफ़ द टोटल सप्लाई इज़ लेस देन द टोटल डिमांड. मतलब सप्लाई जो है वो कम है डिमांड से, देन वी इंट्रोड्यूस अ डमी रो विथ ज़ीरो कॉस्ट एंड एक्सिस्ड डिमांड इज इंटर्ड एज अ रीम रिक्वेस्ट फॉर दिस डमी सोर्स. ओके. तो अगर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई मतलब कि क्या, रो. हम अगर बात करें, यहाँ एक एग्जांपल सपोज ले लिया, ठीक है. सप्लाई मतलब कि रो, जैसे कि यहीं अगर इस प्रॉब्लम की बात करें, यहाँ पर सप्लाई जो है वो लेस देन है डिमांड से, ठीक है. तो फिर हम क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा. सप्लाई प्लांट से हो रही है ना, सप्लाई क्या है, रो है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डमी रो बना देंगे और उस डमी रो में जो कॉस्ट है वो 0,0,0,0 फिल कर देंगे और उसके बाद में यहाँ कितना कम बढ़ रहा है उस कम पड़ी हुई क्वांटिटी को सप्लाई में लिख देंगे. जैसे कि यहाँ पर किया गया है कि यहाँ एक डमी रो को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ कॉस्ट 0 कर दी और हमें 20 का डिफरेंस था तो यहाँ पर 20 को ऐड कर दिया. इसी तरह अगर कॉलम अगर आपका डिमांड अगर कम है, यहाँ तो सप्लाई कम थी, डिमांड कम है, तो हम क्या करेंगे, एक डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे और जितना भी कम पड़ रहा था डिमांड उसको वहाँ पर नीचे बॉटम में लिख देंगे. मतलब सप्लाई अगर कम है तो हम एक रो ऐड करेंगे और अगर डिमांड कम है तो एक कॉलम ऐड करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, इफ़ द टोटल डिमांड इज़ लेस देन टोटल सप्लाई. डिमांड कम है तो एक क्या करेंगे, हम डमी कॉलम को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका कि कॉस्ट क्या होगा, 0 होगा और उसमें जितनी भी आपको कम पड़ रहा है, जो डिमांड कम पड़ रहा है उसको आप क्या कर देंगे, वहाँ पर ऐड कर देंगे कॉलम जो है उसके बॉटम में. तो जो हमारा अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस जो है वो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके बाद हम जिस तरह से वोगल्स मेथड अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेस्ट मेथड तीनों मेथड में सभी वोगल्स ही हैं, तो वोगल्स मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व करते हैं उससे. और उसके बाद अगर आपको ऑप्टिमिलिटी भी चेक करना है कि वोगल से जो सॉल्यूशन आया वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप मोदी मेथड भी उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट जो ज़रूरी होता है वो ये चेक करना होता है कि क्या टोटल नंबर ऑफ़ सप्लाई और टोटल नंबर ऑफ़ डिमांड इक्वल है क्या. तो हमने यहाँ सप्लाई को एडिशन करके यहाँ लिखा है, वो आ रहा है 195 और ये जो डिमांड है उन सबका समेशन यहाँ लिखा है 215. तो यहाँ आप देख रहे हो क्लियरली कि यहाँ जो है वो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स कि ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है. इस प्रॉब्लम को हमें बैलेंस्ड बनाना होगा. इन द अबव प्रॉब्लम द टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डिमांड. दैट मीन्स कि 195 जो है वो लेस देन क्या है, 215 के. तब हमें क्या करना होता है, जब भी सप्लाई कम है तो हमें एक रो ऐड करनी होती है, डमी रो जिसे बोलेंगे, और वहाँ पर जो आपका कॉस्ट है उसको 0,0,0 फिल करना पड़ती है और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20 आ रहा है. तो उस रो का जो सप्लाई होगा वो 20 लिख देंगे जैसे यहाँ किया है. Therefore, a dummy row will be introduced with a zero cost and having the plant availability equal to 215 minus 195 is equal to 20. ठीक है, एक डमी हमने क्या कर दिया, रो इंट्रोड्यूस कर दिया और वहाँ पर 20 लिख दिया क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 20 था. अब अगर हम टोटल करेंगे तो देखो डिमांड की टोटल 215 है एंड सप्लाई की टोटल भी 215 है. अब ये प्रॉब्लम बैलेंस हो चुका है. अब इस बैलेंस प्रॉब्लम को नॉर्मली हम जो वोगल्स मेथड या इसके आगे मोदी मेथड अप्लाई करके करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं.
वोगल्स मेथड हम वैसे कई बार समझ चुके हैं, फिर भी एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ जो हमने एक मैट्रिक्स, जो हमें गिवन मैट्रिक्स था वो लिख लिया है, और वोगल्स मेथड में आपको पता होगा कि क्या करना होता है। सबसे पहले हमें पेनल्टीज़ निकालनी होती है, और पेनल्टीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले फर्स्ट रो पे जाते हैं, फर्स्ट रो में जो दो मिनिमम नंबर्स हैं उनको माइनस करते हैं। 1 और 3 का माइनस करा और उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख लिया। इसके हमने 2 मिनिमम नंबर सेकंड रो में 2 और 5 उनका माइनस करके यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया। इसी तरह थर्ड रो में जो मिनिमम नंबर है वो 4 और 7 है, इन दोनों को माइनस करके लिख लिया। इसी तरह इसमें 0 तो 0। इसके बाद में कॉलम वाइज भी हम मिनिमम नंबर्स को माइनस करके लिख देते हैं। अब इसके बाद में हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम जो पेनल्टी है वो कौन सी है। तो यहाँ हमें मैक्सिमम पेनल्टी 6 मिली, तो इस कॉलम को हम सिलेक्ट करते हैं। अब इस कॉलम में मिनिमम कॉस्ट कहाँ है उस पर हमें एलोकेशन करना है। तो मिनिमम कॉस्ट हमें यहाँ मिल रही है, 0 कॉस्ट है इस सेल की। ठीक है, अब एलोकेशन कैसे होगा, तो 85 और 20, ये इस वाला और इस वाले का इंटरसेक्शन सेल है, तो 20 और 85 दोनों में से मिनिमम यहाँ जाएगा। तो 20 यहाँ चले गया, दैट मीन्स कि अब 20 हो गया 0, और यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो ये बचा 65, और इस वाले हम रो को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब बचा हुआ जो मैट्रिक्स है उसे हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में मिनिमम जो नंबर है उनका डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड में एंड थर्ड में। इस तरह से फोर्थ में जो मिनिमम नंबर है उनका डिफरेंस 4 है, सेकंड में 2 मिनिमम नंबर्स का डिफरेंस 4 है, थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से सारे डिफरेंसेस निकालने के बाद लार्जेस्ट पेनल्टी हमने देखनी है। तो लार्जेस्ट पेनल्टी यहाँ भी है, 4 है लार्जेस्ट पेनल्टी, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब तीनों में से कौन सा वाला रो सिलेक्ट करें। अगर हम ये वाला रो सिलेक्ट करते हैं तो ये वाले रो में सबसे जो मिनिमम कॉस्ट है वो यहाँ है, और इस पे अगर एलोकेशन करना पड़ती तो क्या करना पड़ती, तो ये इस वाला और इस वाले का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 65 और 70 इन दोनों में से एलोकेशन जो होता है वो 65 का होता। ठीक है, अब सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 4 है। तो इस वाले जो कॉलम है उसमें से जो मिनिमम कॉस्ट इस सेल पे है, और इस सेल पे अगर एलोकेशन करना पड़ता तो किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 5, सॉरी ये और इसका, दैट मीन्स 70 और 35, तो यहाँ 35 एलोकेशन हो पाता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस वाले की, तो यहाँ मिनिमम जो कॉस्ट है वो इस वाले सेल पर और इस वाले सेल पे एलोकेशन किसका हो पाता है, ये आपका फर्स्ट और लास्ट। तो 70 और 45 में से 45 का। तो आप देख रहे हो कि 45 बड़ा है या 35 या 65, तो 65 ज़्यादा बड़ा, मतलब सबसे बड़ा है इन तीनों में से। तो हम एलोकेशन वही वाले करते हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम एलोकेशन हम कर पा रहे होते हैं। यहाँ 65 वाला है, तो हम 65 वाला ही जो कॉलम है उसको एज अ पेनल्टी कॉलम लेंगे और इसको यहाँ 65 अलोकेट कर देंगे। तो ये 65 पूरी की पूरी यहाँ अलोकेटेड हो गया है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और जो आपका सप्लाई है उसमें से 65 माइनस कर देंगे, 70 में से तो 5 बचेगा, और ये जो कॉलम है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है, तो इसको आप कट कर दोगे, और जो बचा हुआ अब है मैट्रिक्स उसको आप लिख लोगे। अब यहाँ 5 बचेगा, ओके, और ये कॉलम हट चुका है तो इस कॉलम को भी हटा दिया है। फिर से हम वही अप्लाई करना है कि जो मिनिमम नंबर है उनका डिफरेंस ब्रैकेट्स में लिखते जाना है, और फिर कॉलम वाइज लिखते जाना है। फिर मैक्सिमम एलोकेशन देखना है, तो यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब मैक्सिमम पेनल्टी देखना है, तो ये भी एक मैक्सिमम पेनल्टी है, ये भी। तो मैंने ये क्यों नहीं ली, इसका कुछ रीज़न है कि इस अगर कॉलम को मैं सिलेक्ट करती तो मिनिमम जो कॉस्ट मिल रहा था वो यहाँ मिलता, यहाँ एलोकेशन अगर करना पड़ता तो 35 और 5 में से 5 होता। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो यहाँ 45 एलोकेशन हो रहा है, इसलिए मैंने ये वाला एज अ पेनल्टी कॉलम चूज़ किया है। 45 यहाँ पर एलोकेट कर दिया है, तो यहाँ 0 एलोकेशन, यहाँ 0 बचेगा आपका डिमांड, और जो सप्लाई बचेगा 70 माइनस 45, दैट मीन्स की 25। ओके, अब इस वाले कॉलम को हम हटा देंगे क्योंकि ये अब 0 हो चुका है। तो बचा हुआ फिर से हम यहाँ लिखेंगे, फिर से हम इस तरह से पेनल्टीज़ निकालेंगे। मैक्सिमम पेनल्टी फिर 2 आ रही है यहाँ, 8 एंड 8। तो अब इस वाले को क्यों नहीं सिलेक्ट किया है, अगर इस वाले को मैं सिलेक्ट करती तो मिनिमम कॉस्ट पे सिलेक्ट 1 पे सिलेक्ट करना पड़ता, और क्या यहाँ एलोकेशन होता 5 एंड 35 में से 5, और यहाँ हमारा एलोकेशन 25 हो रहा है, इसलिए मैंने इस वाले को लिया है। और फिर से यहाँ 25 0 हो गया, 50 माइनस 25 25, और ये वाला जो रो है वो अब हट चुका है क्योंकि ये 0 हो चुका है। अब जो बचा हुआ है इसमें एलोकेशन करा, इस तरह से हमें सारे एलोकेशंस करने हैं, और फाइनल जो हमें एलोकेटेड मैट्रिक्स मिलेगा वो ये होगा।
तो ये फाइनल हमारा जो एलोकेशन मैट्रिक्स है वो एलोकेटेड मैट्रिक्स है वो ये है। फाइनली मैट्रिक्स हमें ये मिला है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता करना है। तो हमें क्या करना होगा, कॉस्ट को एलोकेशन से मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई प्लाई 65 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 4 मल्टीप्लाई 25 प्लस 7 मल्टीप्लाई 45 प्लस 20 मल्टीप्लाई 0। ये सारे हमने वैल्यूज़ को लिख लिया है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और आंसर इसका आ रहा है 1010। दैट मीन्स कि गिवन प्रॉब्लम के लिए जो आपका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो 1010 होगा।